झारखंड प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा प्रदेश है और यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले वृक्षों पर स्थानीय किसान तसर रेशम कीट पालन करके अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। और इस काम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची और कृषि विभाग कई योजनाएं भी चला रहा है। साथ ही किसानों की मदद भी की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिल्क अर्थात रेशम की सुंदरता को देखकर हर कोई देखता ही रह जाता है और खुद मर मिटकर रेशम को जन्म देने वाले कीट भी बेहद खास होते हैं। इनसे न केवल बेहतर रेशम मिलता है बल्कि ये युवाओं के लिए एक बेहतर करियर विकल्प भी देते हैं। रेशम का कीट पालन, उसकी देखरेख और उससे रेशम निर्माण की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। आज के युवाओं के लिए ये एक शानदार करियर विकल्प है और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रांची कई सुविधाएं किसानों को मुहैया करा रही है। जैसा कि हर किसान के आप लोगों के घर में 3 प्रकार के परिवार के सदस्य होते हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और एक बच्चे होते हैं और एक महिलाएं होती हैं। तो इस प्रकार का एक स्कीम हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें सारे परिवार के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अगर आपके यहाँ जब बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको सिर्फ कीट पालन के दौरान में कौआ, तितली, चिड़िया इस सब को भगाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं देख रेख करने की आवश्यकता। उस देख रेख करने के लिए अगर बूढ़े बुजुर्ग इसमें उनको काम में लाया जाए तो बड़े आसानी से हम लोग 200 रोग मुक्त चकत्ते का कीट पालन कर सकते हैं। 200 से 300 रोग मुक्त कीट पालन का चकत्ते का कीट पालन कर आप अपनी आमदनी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके उपरांत जो कोसे का उत्पत्ति होगा उस कोसे से बीजागार बनाने की पद्धति भी हम लोग यहाँ डेवलप किए हैं और उस बीजागार में आप बीज बनाएंगे और उस बीज की आमदनी आपको लगभग एक के तितली की जो अंडे बनते हैं उसको हम लोग एक रोग मुक्त चकत्ता बोलते हैं। ये करीब 12 रुपये उसमें आपको आमदनी होगी और इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर 40,000 की आमदनी होती है। 300 DFL रेयरिंग करने पर जो अंडे बनाएंगे उससे आपको करीब 40,000 की आमदनी होगी। और जिससे तितली निकल जाने के बाद नर और मादा तितली निकल जाती है जिनको कि आप उपयोग करके अंडे बनाते हैं, उन कोसे को हम लोग बोलते हैं फोकी कोसा। और उस फोकी कोसा का भी अपना आमदनी उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उससे धागा निकलता है। और इस प्रकार जितने भी 300 रोग मुक्त चकत्ते से फोकी कोसा बनेंगे, इस कोसा से अगर आप धागा बनाएंगे तो आपको कम से कम 21,500 रुपये का लाभ होता है। तो अगर आप शुरू में 300 अंडे का रोग मुक्त चकत्ते का कीट पालन कर रहे हैं तो 300 रोग मुक्त चकत्ते का कीट पालन करने के लिए आपको 3,600 रुपये की लागत लगानी पड़ेगी। और 3,600 रुपये की लागत पर बिना कुछ खर्च किए हुए आप 61,500 से कम नहीं, उससे ज़्यादा ही लाभ एकदम सुनिश्चित आपकी हो पाएगी। राज्य सरकार सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसे में मौजूदा समय सिल्क इंडस्ट्री से जुड़ने की चाहत रखने वालों के लिए झारखंड बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। किसानों को कीट पालन से जोड़ने के लिए रेशम निदेशालय किसानों को नर्सरी लगाने, कीट पालन, बीजागार और धागा निर्माण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलवाने की दिशा में काफी काम कर रहा है ताकि इस उद्योग से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। अगर आप किसान भाइयों इससे सहमत हैं और इसमें अगर अपनी जागरूकता दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमारा केंद्रीय तसर प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र सतत आप लोगों के योगदान के लिए और आप लोगों के सहयोग के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। आप यहाँ आइए, आपको कीट पालन, आपको बीजागार, आपको धागाकरण
सारे चीज़ों की निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षण दी जाएगी और इन प्रशिक्षण का लाभ उठाकर आप अपने परिवार के आमदनी को सुनिश्चित करें, हम आपसे ही आशा करते हैं। हमारे देश के पीएम ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए तसर उद्योग में कौशल विकास के माध्यम से इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान निरंतर काम कर रहा है। इसके अनुसंधान के बल पर पिछले दशक में केवल झारखंड में तसर रेशम उत्पादन में 18 गुना वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप इस उद्योग में भारी पैमाने पर बाई प्रोडक्ट का सृजन हो रहा है और महिलाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। किसान भाइयों, आपसे एक ये भी मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादातर सभी किसान भाई धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती अगर आप कर रहे हैं तो धान के खेत के मेड़ों पर आप अर्जुन और आसन के पौधे लगा सकते हैं और आप उस पौधे को वहाँ लगाकर और 3 साल के उपरांत उस पर कीट पालन कर सकते हैं। इसके दौरान क्या होगा कि अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, उसी के देख रेख में आपका तसर का कीट पालन भी हो रहा है। तो तसर के कीट पालन को अगर आप 1 हेक्टेयर के खेत में पालन करते हैं अपने धान के खेत के मेड़ों पर, तो आप इससे कम 15 से 17 हज़ार रुपया अतिरिक्त आमदनी आपको प्राप्त होगी। अगर आप धान की खेती से करीब 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो 15 से 17 हज़ार रुपये आपको ये तसर के कीट पालन से भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मैंने ये भी अभी बताया कि तसर के कीट पालन को सिर्फ कीट पालन तक ना सीमित करके इससे बीजागार करके बीज बनाना और धागा बनाना, तो ये आय आपकी तिगुनी हो जाएगी। मतलब 45 से 75 हज़ार रुपया तक आप जा सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अपना सहयोग दें और थोड़ी सी मेहनत करें। तो आप 20 व्यक्तियों का एक समूह बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह जैसा कि नाम बता रहा है, आप अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और सारे व्यक्ति मिलकर एक गतिविधियां करेंगे। तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलकर तारतम्य बैठाकर अगर आप इस कार्य को करेंगे और जिससे आमदनी बराबर में बांटी जाएगी और लाभ भी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होगा। इन ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग पूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था अपने संस्थान में रखे हैं। हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम सालों भर चलता है। आप जिस समय भी हमसे अपना संपर्क स्थापित करेंगे, मैं निश्चित रूप से प्रशिक्षण देने के लिए आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन समूह में आना आपको जरूरी होगी, क्योंकि एक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण देना थोड़ा सा कठिन होता है संस्थान के लिए। लेकिन समूह में आप आएँ और स्वयं सहायता समूह बनाएं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अन्य कार्य को करते हुए, अन्य कृषक कार्य को करते हुए भी तसर की खेती को बहुत सफलता से और सुगमता से कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गांव देहात में सहजन बिना किसी विशेष देखभाल के किसान अपने घरों के आसपास 1-2 पेड़ लगाकर रखते हैं, जिसका उपयोग वो सब्जी के तौर पर करते हैं। लेकिन इसकी पौष्टिकता और औषधीय गुणों को जानने के बाद इसकी मांग काफी बढ़ रही है, जिसके चलते इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। अगर आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो इस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विवेकानंद सिंह। सहजन की जो खेती है यह अभी हमारे प्रदेश में या कहा जाए तो अभी बहुत नई है, क्योंकि हम लोग जो है इसको बाग के रूप में 1-8 पेड़ बागों में लगाया करते थे, जिसको हम प्रयोग जो है केवल एक बार साल में जब मार्च अप्रैल में इसके फल आते थे तो करते थे। लेकिन इसको देखा जाए तो जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो पूरे दक्षिण भारत में इसके पूरे वर्ष इसकी खेती की जाती है और पूरे वर्ष इसका फल प्रयोग में लाया जाता है। आमतौर पर प्रदेश में सहजन के ऐसे पौधे देखे जाते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, जिसमें साल में एक ही बार उत्पादन होता है, जबकि नई किस्म को एक बार लगाने पर 4 से 5 साल तक उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, अगर खेती की बात करें तो हमारे यहाँ बहुवर्षीय एक होती है
सहजन की प्रजाति है, और वो एक होती है जिसको 3 वर्ष तक 1 साल लगाते हैं और 3 से 4 साल तक रैटून के रूप में काटते हैं, पेड़ी के रूप में। तो जो खेती की बात होती है तो उसमें हम लोग जो है ये ऐसी प्रजातियां हैं जो जिसका हमको चयन करना है। तो सबसे पहले इनके प्रजातियों का हम बता दें आपको कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से जो है 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें एक है PKM1 और एक है PKM2, 2 प्रजातियां हैं। ये जो आपके सामने ये जो प्रजाति हम दिखा रहे हैं, इस प्रजाति का नाम जो है PKM1 है। यह तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। इसके पेड़ जो है 4 से 6 मीटर तक ऊंचाई के होते हैं, जिसपे जो है प्रति वर्ष जो है करीब 200 से 250 फलियां, जो इस प्रकार से ये फलियां लटकी हुई हैं, ये आती हैं। इसके अलावा इनकी फलियों की लंबाई आप देखेंगे तो करीब जो है 1.5 फीट से 1.25 फीट तक, यहाँ तक कि 3 फीट तक भी इसकी लंबाई जाती है। अब इसके उत्पादन खेती के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। इसकी खेती करने के लिए जब ये फल पक जाता है तो इसके अंदर जो है बीज तैयार हो जाता है। अब उस बीज को सुखा करके निकाल लेते हैं और उसी बीज का जो के द्वारा हम इसके पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए 15 × 7 सेंटीमीटर या 15 × 10 सेंटीमीटर के 50 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन की पॉली बैग लेते हैं। उसके अंदर जो है कंपोस्ट, रेत और टॉप सॉइल, ऊपर वाली टॉप सॉइल जो होती है उसका मिक्सचर बना करके और साथ में बावास्टीन जो है डाल करके इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार करके उससे हम भराई कर लेते हैं पहले पॉलीथीन की। और हर पॉली बैग में जो है कोकोपीट भिगो करके जब वो पूरा फूल जाए तो उसकी थोड़ी मात्रा कोकोपीट की उस पर रख देते हैं और उसके ऊपर एक बीज को रखते हैं, फिर कोकोपीट से उसको ढक देते हैं और उसके बाद निरंतर जो है सुबह शाम हम उसकी सिंचाई करते हैं। पौध तैयार करने का सही समय जो है ये मई के बाद जब स्टार्ट होता है, पहली बारिश होती है, तब इसका हम करते हैं। जो फसल हम जो है अगले 6 महीने में इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो पौध तैयार करने का यही तरीका है। इसमें आपको 1 महीने के अंदर पौध आपको तैयार हो जाएगी और उस पौध को जो है आप खेत में ले जाके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये जो है आपका उपोष्ण कंडीशन में भी, उष्णकटिबंधीय कंडीशन में भी और समशीतोष्ण कंडीशन, तीनों कंडीशन में इसकी खेती की जा सकती है। यानी अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी खेती आराम से की जा सकती है। और जहाँ भूमि की बात आती है तो भूमि जो है इसके लिए बहुत अच्छी भूमि या बहुत ख़राब भूमि की कोई मापदंड नहीं है। ये हर प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। केवल इसको भारी मिट्टी यानी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी तब इसको दिक्कत होती है, नहीं तो पीएच के मामले में 4.5 पीएच से 8.5 पीएच तक की मिट्टी में यह अच्छी प्रकार से इसकी फसल का उत्पादन किया जा सकता है। अब बात आती है कि किस प्रकार से खेत की तैयारी करें। तो नॉर्मल जो तरीका होता है, खेत की जुताई अच्छे से कर लें, करने के बाद उसको लेबल कर लें और उसमें जो है लेआउट कर लें, उसका आलेखन कर लें, जिसमें 2 बाई 2.5 मीटर, 2 मीटर पे 2.5 मीटर पे कतार से कतार की दूरी रखें और 2 मीटर जो है पौध से पौध की दूरी रखें। जहाँ पौध लगाना है वहाँ पर 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा चौड़ा जो है गड्ढा खोद लें। और जो मिट्टी आपकी बाहर निकल रही है उसी मिट्टी में जो है 1 टोकरी गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम पोटास और 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फोट का मिश्रण बना करके उसको भराई कर लें। भराई करने का उत्तम समय जो है मई का है, ताकि 1 महीने तक वो भरा रहे और वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद जब आपका पौध तैयार हो रहा है जून के महीने में या जुलाई के महीने में, तब आप उस पौधे का रोपण कर दें। रोपण करने के 60 दिन के बाद 2 मीटर के लगभग आ जाए तो ऊपर से उसकी निब को काट दें, जिससे कि उसके और ब्रांचिंग उसमें हो जाए। जिस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांचिंग हुई है। इस ब्रांचिंग का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी जब ज़्यादा ब्रांचिंग होती हैं, जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी उतने ज़्यादा आपको फूल और फल आएगा, तो इससे प्रति पौधे उत्पादन अच्छा होगा। लगाने के 90 से 100 दिनों बाद इसमें फूल फलियां आने लगती है। साल में एक पौधे से 200 से 400 फलियां यानी कि 40 से 50 किलोग्राम कुल उत्पादन होता है। ये काफी गुदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है और पूरे साल भर आप जो है इसका उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में बिक्री कर सकते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि एकड़ पीछे जो है 40 से 60 कुंटल तक
प्रथम वर्ष में जो है उत्पादन इस वैरायटी से प्राप्त किया गया है और इससे अच्छी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। मसाला वर्गीय फसलों के तहत जिन किसान भाइयों ने दाने के लिए मेथी की खेती की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से आगे चलकर अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए मेथी की फसल में कौन कौन से कार्यों का किया जाना जरूरी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर CS पांडे। इस समय आप मेथी की फसल उगा के आप उसकी पत्तियों को काट करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये तो पत्ती से जो आप लाभ कमा रहे हैं ये अच्छी बात है। अब अगर इसको हम बीज उत्पादन के लिए जाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव ये है कि इस समय आप पत्तियों की कटाई बंद कर दें और उसमें खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखते हुए सिंचाई में आपको बस ये ध्यान देना है कि खेत में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। बहुत ओवर इरिगेशन भी नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा सब मतलब ऐसा भी स्थिति ना हो कि पानी की कमी हो जाए। पानी की कमी होने से एक तो फसल पे पाले वगैरह का भी प्रभाव पड़ जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि उसकी पर्याप्त ग्रोथ जो है या वनस्पतिक वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। फसल में खरपतवार अगर कोई है तो आप उसको निकाल दीजिए। खरपतवार जैसा जानते हैं, खरपतवार से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे उत्पादन में और बीज की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है। तो आप मैनुअली या मैकेनिकली दोनों तरीके से आप जो है ये मेथी के खेत में जो है बीज को निकाल दें। दूसरी चीज़ ये है कि रोगिंग सीड के लिए आप जा रहे हैं तो यदि कोई दूसरी प्रजाति का उसमें पौधा उगाया है, मेथी में ही अगर कोई दूसरी प्रजाति का है तो आप उसको निकाल दें। रोगिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक सिमिलर और एक यूनिफॉर्म जो है प्रजाति मिल सके। मेथी फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए किसान कौन सा उर्वरक लें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। और पर्याप्त नमी की अवस्था में ही आप उसमें यूरिया का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के रेट से आप जो है यूरिया का आप जो है उसके ऊपर जो है यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर दें, ताकि वो आपका जो खेत का जो मेथी का पौधा है उसमें पर्याप्त रूप से वनस्पतिक वृद्धि अच्छी हो जाएगी। मेथी के खेत में कभी कभी पाले की आशंका भी रहती है, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो पाले की आशंका होने पे आप खेत में पर्याप्त सिंचाई कर दें जिससे पर्याप्त नमी खेत में रहे। दूसरी चीज़, साथ में खेत के चारों कोनों पे आप जो है पतवार जला के धुआं बनाएं, जिससे कि पाले का असर पौधे पे कम होगा। मेथी की फसल को विभिन्न तरह के कीट एवं रोग नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसान इन कीट पर रोगों की पहचान कैसे करें और नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। अब जो प्रमुख मेथी में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वो जो देखा गया है, माहू का प्रकोप इसमें भी बहुत काफ़ी व्यापक रूप से देखा गया है। तो माहू छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं और ये हरे रंग से लेके भूरे रंग तक के मिलते हैं, दिखते हैं। तो आप उसमें इमिडाक्लोरोपिड 4.5 ml पर पंप के हिसाब से या 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे तो इसमें इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ जो प्रमुख बीमारी है इसकी, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है जिसको भभूतिया बोलते हैं। ये फंगस के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है। तो वो इसके कंट्रोल के लिए आप जो है 0.2% वेटेबल सल्फर का आप स्प्रे करें, जिससे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जिसका प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। आशा है कि किसान भाई यदि इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे तो उनको अच्छी फसल के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली बीज भी प्राप्त मिलेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लगमा, जिला दरभंगा के विजय कुमार ने।
आपने बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरियों की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ करीब 135 मिलियन बकरी है। ये बकरी पशु प्रजाति के कम से कम 1/4 भाग को पूरा करता है और बकरियों से जो मांस, इसके चमड़े और दूध मिलते हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। कि जमुनापारी को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या खास गुण है, उसका क्या लंबाई चौड़ाई है, रंग क्या है। तो जमुनापारी को रोमन नोज अपीयरेंस मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, नाक में थोड़ा तोते की तरह उभार होना, जिसको देखकर आप जमुनापारी को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। दूसरा इसका गुण होता है कि कान लंबे और पेंडुलस होते हैं, कान बड़े होते हैं, कान अधिक नीचे तक झुका होता है और इसका मुंह तोते के समान होता है, पैरट माउथ अपीयरेंस कहते हैं इसको। आप जब भी बकरी पालन शुरू करें तो अच्छी नस्ल के साथ शुरू करें, 10 बकरी 1 बकरा के साथ शुरू करें। तो आपके लिए यह सबसे पहला प्रश्न होता है कि कौन सा नस्ल आपके लिए उपयोगी होगा। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आप जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबारी और गंजम, जो उड़ीसा के क्षेत्र में है, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, वो गंजम के साथ शुरू कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से होगी जल की बचत और फसलों की बढ़ेगी पैदावार। बर्ड फ्लू है संक्रामक रोग, बरतें विशेष सावधानियां। हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।